हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययनलॉजी। अभी अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ 2020 का अनाउंसमेंट हुआ है। ये प्राइज़ जो है 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाते हैं 10 दिसंबर को? देखिए, 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी, तो इस दिन यानी 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की होती है डेथ एनिवर्सरी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 10 दिसंबर को ही हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। तो 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं विनर्स को, और 10 दिसंबर को ही हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे। इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है, देखिए 11 लोगों को दिया गया है। इसके जो विनर्स हैं वो 11 हैं, और इनमें से जो 4 फीमेल्स को चुना गया है और 7 मेल्स हैं। ठीक है, तो देखिए कितना है। फिजिक्स में 3 लोगों को दिया है, मेडिसिन में भी 3 को दिया है, तो पीएम या एमपी। फिर इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री सीई, इनमें 2-2 को मिला है, और एक मिला है लिटरेचर और पीस के लिए एक एक लोगों को, यानी एक पर्सन है और एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो टोटल 11 लोगों को और एक ऑर्गेनाइजेशन को इस बार की नोबेल प्राइज़ दी जा रही है। सभी पे हम डिटेल में अंदर चल के चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, मैं हूँ नम्रता सोनी। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये रहे हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनका डेट ऑफ बर्थ ही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था, और 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। ये स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, ये मीन साइंटिस्ट थे, आप इतना याद रखना। बहुत सारे पेटेंट इनके नाम थे। डायनामाइट का आविष्कार इनका सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इनको कुछ समय बाद अपने आप में ऐसा लगा कि मैंने डायनामाइट का आविष्कार करके, एक एक्सप्लोज़न होता है उससे बहुत ज़्यादा, तो इनको लगा कि मैंने मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तो जब इनका आखिरी समय चल रहा था, ये देखिए 1895 में इनने अपनी वसीयत लिखवाई, और उसमें अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग, बहुत ज़्यादा अमाउंट बैंक में जमा करवाया, और ये लिखा कि इनके बड़े जो संपत्ति का बड़ा भाग है, इसमें से ऐसे लोगों को इनाम दिया जाए, प्राइज़ दी जाए हर साल, जो मानव जीवन के लिए कुछ बेहतर काम करते हैं। तो इसलिए उनके याद में ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। फिर नोबेल फाउंडेशन का गठन हुआ, और ये जो नोबेल प्राइज़ है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ही दी जाती है। तो देखिए, इनकी डेथ हो जाती है 86 में। एक साल पहले इन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी 27 नवंबर 1895 में, और 1901 यानी 1901 से इन 5 फील्ड में ये अवार्ड प्राइज़ दी जाने लगी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस, इन 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दी जाती है। कब से? 1901 से। और इन्होंने अपनी जो राशि है वो जमा की थी स्वीडिश बैंक में। तो जब 1968 में स्वेरिक्स रिस्क बैंक, यानी ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, इसके 300 वर्ष कंप्लीट हुए थे, इनकी 300th एनिवर्सरी थी। तो इन्होंने भी घोषणा की कि हम अपनी इकोनॉमिक साइंस का जो प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में देंगे। तो अगले ही वर्ष से, यानी कि 1969 से इन्होंने भी इकोनॉमिक्स का प्राइज़ देना स्टार्ट किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो कब से जोड़ा गया। तो शुरू से साथ में नहीं था, ये बाद में आया। तो नोबेल प्राइज़ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये तो पूछेंगे कि कौन कौन को मिला है, लेकिन आजकल पूछते हैं कि क्या फील्ड है, किस कारण से इन लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, फिर अगर ये पूछें, कुछ हिस्ट्री की बातें पूछते हैं कि सबसे आखिरी में कौन सा प्राइज़ ऐड हुआ था, तो आप याद रखना ई से एंड, ई से इकोनॉमिक्स। ठीक है, 1969 में पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और
कहाँ पे दिए जाते हैं, तो देखिए सभी के सभी प्राइज़ दिए जाते हैं स्वीडन में। सिर्फ एक पीस प्राइज़ है जो नॉर्वे में दिया जाता है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि नॉर्वे में हमेशा शांति रहती है ना, ये पीस इंडेक्स में टॉप करती है, तो इसलिए यहाँ पे पीस प्राइज़ दिया जाता है। जस्ट एक लिंक बनाने के लिए ऐसा बता रही हूँ मैं आपको। तो ये हमने बात कर ली नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के बारे में। अब हम अभी जो 2020 में जिन जिन को अवार्ड मिले हैं, प्राइज़ मिला है, उनके बारे में देखेंगे कि किस किस को मिला है और क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किन लोगों को मिला है। तो 3 को मिला है, और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज़ 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है ना, 3 का ग्रुप ही होता है, 3 से कम भी हो सकते हैं, यानी 1 2 3। और यदि किसी संगठन की बात करें तो संगठन अगर 3 से ज़्यादा लोगों का है तो उसको दिया जा सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल में 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता। तो हार्वे जे एल्टर ये यूएसए के हैं, चार्ल्स एम राइस यूएसए के हैं, और माइकल हॉक्टन ये यूके के हैं। तो आप देखिए हार्वे, चार्ल्स और माइकल, इन तीनों को मिला है मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 2020 में। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की है हेपेटाइटिस सी वायरस की। ये इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेडिसिन के लिए मिला है तो इन्होंने शायद हेपेटाइटिस सी की दवाई खोज निकाली है। दवाई नहीं खोजी अभी, क्या किया है इन्होंने, वायरस की खोज की है, वायरस सी, हेपेटाइटिस सी वायरस ढूंढा है। अब इसके बाद क्या होगा, हेल्प मिलेगी। क्या हेल्प मिलेगी? जो ये वायरस है इसकी मेडिसिन बनने में हेल्प होगी, तभी तो बन पाएगी ना। पहले पता चलेगा कि वायरस क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, अब फिर उसके बाद वैक्सीन और वायरस आएंगी। जैसे आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, अब हेपेटाइटिस सी हो गया है। तो सी में पूरे साल भर में, विश्व भर में 70 मिलियन केस आते हैं। कितने? 70 मिलियन केस आते हैं। और कितने लोगों की डेथ हो जाती है इस कारण से? तो 4 लाख लोगों की डेथ हर वर्ष हो जाती है। इस वायरस के कारण से क्या होता है, देखिए लीवर इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, और कैंसर कारक भी होता है। लोगों में कैंसर और लीवर की समस्याएं होती हैं इस कारण से। ये जो वायरस है, वायरस सी, ये ब्लड बॉर्न वायरस है, यानी हमारे ब्लड में बॉर्न होता है। तो जब इन्होंने इसका पता लगाया है तो अब क्या होगा, इसकी ड्रग की खोज की जाएगी, ड्रग बनाया जाएगा, तो काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी फ्यूचर के लिए। हम बढ़ते हैं आगे। आप रखना याद क्या कि मेडिसिन में किस लिए मिला है, तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज करने के लिए, ना कि मेडिसिन की खोज करने के लिए, ठीक है। मेडिसिन का तो नोबेल प्राइज़ मिला है। और किन किन को मिला है, तो हार्वे एल्टर राइस और माइकल हॉक्टन, इनको रखना है आपको याद। हम बढ़ते हैं आगे। दूसरी बात करें तो नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स, फिज़िक्स में किसको मिला है? देखिए 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लैक होल पे वर्क किया है। लास्ट ईयर भी ब्लैक होल पर ही मिला था 2019 का, और इस बार भी ब्लैक होल पर ही मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा भैया, यूनिवर्स की बात है, ब्लैक होल हमें यूनिवर्स को समझने में मदद करता है, ओके। तो इसलिए इस पे मिला है इनके वर्क पर। ये पहले है कौन? रॉजर पेनरोज, ये यूके के हैं। ये स्टीफन हॉकिंस के साथ ही काम करते थे, यानी इनका और स्टीफन हॉकिंस का साथ का काम ही है, हम ये भी कह सकते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो क्योंकि ये मरण उपरांत नहीं दिया जाता, नोबेल प्राइज़ जो है मरण उपरांत नहीं दिया जाता, यानी मरने के बाद नहीं दिया जाता है, लेकिन तब दिया जा सकता है, मान लीजिए अभी अक्टूबर में अनाउंस हो गया, अब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो दिया जाएगा। लेकिन पहले से अगर कोई मर चुका है तो अनाउंस नहीं करते कि वो जो, जैसे स्टीफन हॉकिंस मर गए तो लोग अभी कह रहे हैं कि उनको भी दिया जाना था नोबेल प्राइज़, लेकिन क्योंकि वो उनकी डेथ हो चुकी है तो मरणोपरांत नहीं दिया जाता, इसलिए उनका नाम नहीं आया, ठीक है। अब ये रॉजर पेनरोज को क्यों मिला है, तो इन्होंने ये बताया है कि ब्लैक होल ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, इसको फॉलो करता है।
ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखो आप कि ब्लैक होल के बारे में इन्होंने पता लगाया है, इसलिए मिला है। ओके, फिर रेनहार्ड गैंजिल और एंड्रिया गेस। गैंजिल जर्मनी के हैं ये, और एंड्रिया ये यूएसए की है। ठीक है, रिया रिया इंडिया की है। तो इन दोनों को मिला है क्यों? इन्होंने डिस्कवरी की है किस चीज़ की, कि जो ब्लैक होल होता है ना, उसके अंदर एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में इन्होंने पता लगाया है एक सुपर मैसिव यानी बहुत ही अधिक भारी भरकम ऑब्जेक्ट है हमारी गैलेक्सी के एकदम सेंटर में, ब्लैक होल के अंदर। तो इनकी जो ये डिस्कवरी है और ब्लैक होल की ये डिस्कवरी है, इसके कारण क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स में। देखिए ब्लैक होल क्या होता है, ये जो ब्लैक होल है ये फॉर्म होता है, एक प्लेस होती है स्पेस में जो पूरी की पूरी ग्रेविटी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। कहते हैं इसके अंदर लाइट भी चली जाती है, फिर हमें लाइट तक नज़र नहीं आती। तो इतना ज़्यादा पुल ऑफ ग्रेविटेशन का पुल कर लेते हैं ये कि लाइट को भी अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो इनको देखा नहीं जा सकता। क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लाइट नहीं होती है उसके, हमें लाइट में ही दिखता है ना, अंधेरे में कोई चीज़ तो हम देख नहीं सकते। तो जब वहाँ पे लाइट ही नहीं है तो दूर से टेलीस्कोप से क्या देखोगे, लेकिन एक स्पेशल काइंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे इसको देखा जा सकता है। देखिए थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देती हूँ, हल्का सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, कि ब्लैक होल जो होता है इनकी साइज़ अलग अलग होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि एक छोटे से छोटा जो ब्लैक होल होता है उसकी साइज़ एक एटम के बराबर होती है, यानी अणु के समान, और इसका जो भार होगा वो एक पहाड़ के बराबर होगा। ओके, दूसरा कहते हैं स्टेलर, जो इसके अंदर जो वेट होगा वो कितना होगा, जो सन का वेट है ना उससे 20 टाइम ज़्यादा। यानी आपको पता है सन का वेट कितना होता है? कुछ अराउंड 2 × 10⁻30 किलोग्राम, इतना होता है सन का वेट। ठीक है, तो इसका कितना 20 टाइम्स ज़्यादा वेट स्टेलर के अंदर होता है, यानी एटम से थोड़ा बड़ा हो गया मान लीजिए। फिर उसके बाद सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल कहते हैं हम, जो अभी मैंने बात की थी, सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल ये सबसे ज़्यादा भारी होता है। कहते इसके अंदर, जैसे ये राउंड है ना, ये कितना एब्जॉर्व कर सकता है, इसके अंदर वेट कितना हो सकता है, तो हमारे सन है तो 1 मिलियन सन मिलकर जितना भार बनाएंगे उतना वेट एक सुपर मैसिव होल ब्लैक होल के अंदर होता है। साइंटिस्ट है ना हमारे, उनका मानना है कि हर एक जो लार्जेस्ट गैलेक्सी होती है, आकाश गंगाएं होती हैं, उनमें एक बहुत भारी भरकम यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ठीक है, हमारी कौन सी है? मिल्की वे है। मिल्की वे का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम क्या है, ये भी आप लोग जान लीजिए, सैगिटेरियस ए स्टार, ऐसा नेम है हमारे यहाँ जो ब्लैक होल है उसका। और इसके अंदर कितने सन आ सकते हैं, मतलब इसका भार कितना हो सकता है, तो 4 मिलियन सन इसके अंदर, मतलब इसका वेट इतना है कि जितना 4 मिलियन सन का होगा। और ये ब्लैक होल की जो स्थिति है ये कब बनती है, तो जब कोई स्टार अपने आखिरी चरण में होता है, यानी मर रहा होता है स्टार, तब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी मैंने बहुत कुछ वैसे भी आपको बता ही दिया है। चलो, फिर नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया है, ये इतिहास रचा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जो एक टीम हो और उस टीम में सिर्फ महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनको ये प्राइज़ मिला है। यानी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अभी तक सिर्फ फीमेल को नहीं मिला है। तो केमिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इमैनुअल कारपेंटर ये फ्रांस की है और जेनिफर ए डोडना ये यूएसए की है। तो इन दोनों को मिला है। अब क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जीनोम एडिटिंग टूल को डेवलप किया है, यानी मान लीजिए कैंची ढूंढ निकाली है। ठीक है,
कैंची से क्या करेंगे, ये जो जीन होते हैं ना सेल के अंदर, डीएनए होता है, तो डीएनए को ही मॉडिफाइड कर सकते हैं। और उस कैंची का नाम है क्रिस्पर केस 9, ये याद रखना, ये इस कैंची का नाम है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या, काम क्या होगा इसका। तो देखिए, अगर ये हमारा सेल है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं जीनोम एडिटिंग क्या होता है। तो एक टेक्निक होती है जो डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये, जैसे ये सेल है, मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है सेल का, है ना। थोड़ी सी हम बायोलॉजी में घुस गए। सेल के अंदर ये देखिए क्रोमोसोम है, ये निकाले इन्होंने बाहर। अब इसके अंदर डीएनए होता है। तो अगर डीएनए में कोई ख़राब हो गया, कोई चीज़ पार्ट, कोई हमें मॉडिफाई करना है किसी चीज़ को, तो उतना भाग हम कतर देंगे इसका, ये इससे डीएनए कटिंग एंजाइम है। ये देखिए चक्री जैसी है ना, ये चक्र चल रहा है। तो सुदर्शन चक्र से ये काटा है डीएनए, और ये गलत पार्ट जो है उसको हटा के एक हेल्दी डीएनए स्टैंड कर दिया इन्होंने। देखिए अच्छा वाला पार्ट इसमें फिक्स कर दिया, तो कटिंग कर दिया, शार्पेस्ट टूल है, तो छोटी से छोटी चीज़ अच्छे से काट देंगे इसमें। तो ये होगा जैसे कि कपड़े को हम कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कपड़ा ख़राब हो गया, तो हमने गए कैंची से यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, तो ये 2 पार्ट में हो गया। फिर बीच में कोई नया लगा दिया, ये नया जोड़ दिया, तो इस तरह से ये मॉडिफाई हो जाता है, सेम एज यहाँ पे क्या है। मान लीजिए अब क्या होगा, सेल है किसी के अंदर बॉडी में, तो ये वाइट सेल एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि पेशेंट के वाइट सेल निकाले, उसमें से जो करप्टेड है, जो बेकार है, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनको लेकर अलग कर लिया और मॉडिफाई कर दिया उसको इस टूल के माध्यम से। फिर मॉडिफाई करने के बाद वापस पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज़ कर दिए जाते हैं वो सेल, जिससे क्या होगा, दूसरे जो सेल के जो ट्यूमर सेल होंगे उनको ये जो सेल है, ये क्योंकि मॉडिफाई होकर आए हैं, इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो गई होंगी कि ये उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरी इसकी मेथड होती है, किस तरह से इनकी जो ये क्रिस्पर कैंची है ये काम करेगी। तो ये डीएनए को कटिंग कर देगी और नया बना देगी। अब इनकी हेल्प कहाँ कहाँ मिलेगी, देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, यानी हम सभी को इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। प्लांट्स में कैसे मिलेगी, कुछ समय पहले ऐसा आया था, मैंने पढ़ा था कुछ आर्टिकल कि टोमेटो में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सेम किस में होती है, मिर्ची में होती है, चिली में होती है। अब क्योंकि इसमें भी ऐसे आपने देखा ना, बीज भरे रहते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, और मिर्च में भी होते हैं। तो एक कैप्सियम ऐसे कुछ नाम का कोई पदार्थ पाया जाता है टोमेटो में भी, जो मिर्च में पाया जाता है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, तीखे टमाटर बना सकते हैं। आप स्टार्टिंग में जाके मॉडिफाई कर दो, जीनोम एडिटिंग कर देंगे, तो क्या होगा, ऐसी प्रॉपर्टी डाल देंगे, अब टोमेटो मीठे की जगह, खट्टे की जगह कैसे आया करेंगे, तीखे आया करेंगे। तो भविष्य में कभी खाएं तो संभल के खाना, ये हो सकता है। अभी तक हम कहते हैं कि सब्जियों का और फल का स्वाद बदल गया, आगे चल के ये चीज़ हमको और भयानक रूप में देखने को मिलेगी अगर ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मिर्ची की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होती है, टमाटर की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे हम, मिर्ची की टमाटर में डाल देंगे चीज़ें, तो फिर ये चीज़ ओवरकम हो सकती है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यानी प्रॉपर्टीज़ वही की वही हमें मिलने लगेंगी। तो ये इसका फ़ायदा है। एनिमल्स के लिए क्या है कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जो एनिमल, उनको हम उनको फिर से बना सकते हैं, राइट। ह्यूमन के लिए एक चाइना में 2018 में आर्टिफिशियल बेबी बनाया था, एक डिज़ाइनर बेबी कहते थे। तो इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ह्यूमन के लिए ये अभी प्रोहिबिट है, यानी कि बाध्यकारी है, ह्यूमन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते इसको, यानी कि डिज़ाइनर बेबीज़ नहीं बना सकते, ओके। तो ये इसके फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान यही है कि लोग जो चाहे वो कर लेंगे, तो फिर नेचर के साथ ये छेड़खानी हो जाएगी। और जब भी प्रकृति को हम छेड़ते हैं तो प्रकृति बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है, आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है पॉल मिलग्रोन और
रॉबर्ट विल्सन को। तो ये जो मिलग्रॉम है ये यूएस के है और विल्सन भी यूएस के है, तो इन दोनों का नाम आपको रखना है याद। इकोनॉमिक्स का मिला है, आप ऐसे याद रखना, मिलग्रॉम और विल्सन, छोटे छोटे नाम हैं, ऐसे ही याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे रट जाएंगे, ठीक है। क्यों मिला है इनको? तो इन्होंने जो ऑक्शन थ्योरी है उसको इम्प्रूव किया है और इन्वेंशन किया है किसका? नई ऑक्शन फॉर्मेट का। यानी जो आपने देखा ना, कोई चीज़ की बोली लगती है, जैसे कोई भी चीज़ कोई लेके टेबल पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, फिर ये बोलते हैं किसी की प्राइस, किसी ने अगर 1,000 से स्टार्ट कर दी है तो दूसरा बोल देगा 2,000, तीसरे ने बोला 4,000, अगले ने बोला 10,000। तो 10,000, अब इसके आगे अगर कोई नहीं बोलता है तो ये जो प्राइस, जो भी ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी चीज़ होती है जिस पे ये ऑक्शन हो रहा है, वो उस पर्टिकुलर को दे दिया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा करप्शन भी होता है। हम देखते ना, हमारे यहाँ भी हुआ था 2G में। तो इससे कई बार क्या होता है कि जो सेलर और बायर होते हैं इनको नुकसान झेलना पड़ता है। मान लीजिए कि किसी चीज़ की इतनी प्राइस है ही नहीं, लेकिन उसने उतने में उसको परचेज़ कर लिया, अब उसको उतना पैसा उसके लिए चुकाना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली उसकी कीमत कम ही है। बाद में अगर कोई चीज़ वो बेचता है, अगर उसने यहाँ पे 10,000 में ख़रीद ली, अगर अब वो उसको बेचता है तो वो चीज़ 8,000 की ही बिकी तो वो लॉस में जाएगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ कम में बिकती है तो सेलर को लॉस होता है। तो इस चीज़ पर ही इन्होंने कोई इन्वेंशन किया है, नया ऑक्शन फॉर्मेट डेवलप किया है, जिससे कि क्या होगा, सेलर, बायर और जो टैक्स पेयर है पूरे विश्व भर में, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, चलते हैं आगे। फिर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में किसको मिला है इस बार का नोबेल प्राइज़? तो ये है लुईस ग्लक, यूएस की है ये, इनको मिला है। और इनको किस लिए दिया गया है? तो ये लाइन लिखी गई थी नोबेल फाउंडेशन के द्वारा कि फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस इन यूनिवर्सल। यानी कि इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसमें दर्शाया है कि हर एक इंडिविजुअल इस यूनिवर्स का हिस्सा है, हर एक इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। ओके, तो इस तरह की इनकी जो पोइट्री होती है ये जीवन शैली से रिलेटेड होती है, यानी अपने चाइल्डहुड से या फिर पेरेंट्स से क्या चाइल्ड का रिलेशन होता है इससे। तो एक सोशल और ये इंडिविजुअल्स की लाइफ के ऊपर लिखती आई हैं बचपन से, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और इनकी फ़र्स्ट बुक जो थी, क्योंकि ये इनको नोबेल मिला है तो इनकी दूसरी किताबें भी इम्पॉर्टेंट है जो वो पूछी जा सकती है परीक्षा में। देखिए, इनका बर्थ हुआ था 1943 में न्यूयॉर्क में, और इनकी पहली जो बुक आई थी, इनने डेब्यूट किया था फर्स्ट बॉर्न से। तो याद रखना, नोबेल प्राइज़ विनर जो है लुईस ग्लक है, और इनकी पहली जो पुस्तक थी या पोइट्री थी वो थी फर्स्ट बॉर्न, 1968 में आई थी। और लेटेस्ट कौन सा था? तो 2014 में, यानी 2014 में इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला था। अमेरिका की है ये, क्योंकि तो अमेरिका का मिला होगा। फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट, ये इनको इसके लिए, इस बुक के लिए नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। तो फर्स्ट बॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूएसए की है। अब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ पीस के लिए किसको दिया है। तो भैया, पीस के लिए किसको दिया है? आजकल हमने देखा था नोबेल, मतलब जो कोरोना टाइम पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था ठीक से, तो आप याद रखना, अशांति फैल जाती है जब कोई भूखा रहता है। तो नोबेल का जो पीस प्राइज़ है ये मिला है इस बार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है माना जा सकता है इनके द्वारा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला गया है, क्यों? क्योंकि ये हंगर से लड़ने में हेल्प करते हैं। जब भी देखिए कहीं पर कोई भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्शन होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लोग क्या करते हैं, हंगर को यानी भूख को एक वीपन की तरह यूज़ करते हैं, है ना। जैसे दो लोगों के बीच में या किसी कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है, तो कई बार तो ऐसे सप्लाई रोक दी जाती है फूड की, जिससे कि इस कंट्री के पीपल से भूखे मरे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा उन जगहों पर खाना पहुंचाया जाता है, फूड पहुंचाया जाता है, जिससे कि लोग भूखमरी से निपट सकें।
तो किस लिए दिया गया है, देखिए, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशंस फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़, यानी जो एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, ऐसे एरियाज़ की जो कंडीशन है उसको बेहतर करने के लिए, वहाँ पे पीस को बढ़ाने के लिए। देखिए, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहली बात तो वैसे ही टेंशन होती है उधर, ऊपर से जो इसको वीपन की तरह यूज़ किया जाता है। आगे लिखा है, देखिए, एंड फॉर एक्टिंग एज ए ड्राइविंग फोर्स इन एफर्ट टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ हंगर एज ए वीपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो वार में वीपन की तरह यूज़ करते हैं इसको कि खाना रोक दो तो लोग वैसे ही मर जाएंगे, या फिर और भी ज़्यादा क्या होता है, भूखे लोग और भी ज़्यादा विद्रोह पे उतर आते हैं ना, मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। तो लोग इसको यूज़ करते हैं कि खाना रोक दो, भोजन की सप्लाई वहाँ पर रोक दो किसी एरिया में, या फिर कोई डिज़ास्टर हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, या फिर एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा उन अफेक्टेड एरियाज़ में फूड की सप्लाई की जाती है। अब हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1961 में। किसके द्वारा, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम कब बना, 1965 में। याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है, इटली के। ठीक है, जैसे बहुत सारा फूड है, वर्ल्ड का फूड कहाँ रखा है, तो इटली के रोम में, बड़ा सा रोम है ना, बड़े रोम में रखा है खाना। विश्व का है क्योंकि वर्ल्ड फूड कहाँ रखा होगा, रोम में। याद रखना, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता रही हूँ बार बार कि लर्न हो जाए। तो इटली के रोम में है, क्योंकि इस पे पूछे जाएंगे अब क्वेश्चंस जब भी पेपर होंगे, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चंस आएंगे ही आपके एग्जाम में। ओके, फिर क्यों दिया, क्या काम है इसका, वो यहाँ लिखा हुआ है। इरेडिकेटिंग हंगर इज़ वन ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये देखो, भूखमरी को ख़त्म करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2 नंबर का, ज़ीरो हंगर। ठीक है, जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसके बारे में काम कर रही है। जो यूएन की एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसी है वो। अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड फूड हंगर विश्व की सबसे लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, जो भूखमरी से लड़ने में मदद कर रही है जनता की। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या रोल है, इंडिया के लिए इसने क्या किया है, तो हम वो भी देख लेते हैं। इंडिया के लिए ये 1963 से वर्क कर रही है। क्या फोकस है इसका, तो रिफॉर्म लाना, किस में, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर टारगेट करते हैं। कोई भी पॉलिसी मेकिंग में या टेक्निकल असिस्टेंट दिया जाता है इनके द्वारा, जिससे कि प्रत्येक के पास, हर एक के पास भोजन की उपलब्धता हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा है कि मेडिसिन में किसको मिला है, तो देखिए आप, हार्ट ने एल्टर को मिला है, एल्टर, हॉक्टन और राइस। आप जल्दी जल्दी ये नाम याद कर लेना, एल्टर, हॉक्टन, राइस मेडिसिन में मिला है। फिज़िक्स में हम बात करें तो रोजर पेनरोज, रोज़ रोज़ लिखते हैं ये, और रेनहार्ड को मिला है, और एंड्रिया, रिया का नाम तो सबको याद होगा, तो आप याद रख लेना, मीन रोजर, रेनहार्ड और रिया, यानी आर ही याद रख लेंगे तो भी आपको वहाँ पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, फिज़िक्स का मिला है। फिर हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का क्या किसको मिला है, तो इमैनुअल कारपेंटर को, और डोडोनाको, जेनिफर डोडोना। तो याद रखना, कारपेंटर, कैची, जीनोम एडिटिंग, इनके जो स्पेसिफिक है, जो जिस चीज़ के लिए इनको मिला है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिसिन का हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए मिला है, फिज़िक्स का ब्लैक होल के लिए मिला है, केमिस्ट्री का जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है, टूल का खोज किया इन्होंने, कैची की खोज की, क्रिस्पर केस9 की, और पीस का मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। उसके बाद इकोनॉमिक्स का किसको मिला था, तो मिलग्रोम और विल्सन को। आखिरी बात करें तो लिटरेचर का मिला था एल से लिटरेचर और लुइस जिलक।
जी मैंने ऐसे याद किया है। जी जैसे हम लिटरेचर मीन्स हम बुक्स से रिलेट करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं। और पेपर में क्या कहते हैं, किसी को गुड विश देते हैं तो कहते हैं ना गुड लक, तो वही गुड लक को मिला है, ठीक है। तो आज हमने नोबेल प्राइज़ 2020 हमने पूरे डिस्कस किए हैं और डिटेल में अच्छे से देख लिया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।